और ये जो फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ ये उन लोगों को खुश कर देगा जो हमेशा इस फिराक में रहते हैं कि प्रशांत किशोर और बीजेपी के बीच में कुछ संबंध है, प्रशांत किशोर बीजेपी का बी टीम है। देखो इस व्यक्ति का भी मेंटलिटी जो है वो गुरुकुल और पुराना इतिहास, पुराना संस्कृति, हिंदुत्व और ये सब चीज़ों के साथ कहीं ना कहीं सॉफ्ट हिंदुत्व के साथ मैच कर रहा है। कांधार का जब अपहरण हुआ था हिंदुस्तान के अंदर, उसके साथ इनका क्या रिश्ता है? नेपाल राजघराने की जब हत्या हुई थी पूरे परिवार की, तब उनके साथ इनका क्या संबंध है? जीतन राम मांझी के साथ क्या संबंध है? कांशीराम के साथ क्या संबंध है? इस पूरे घटना में, उस दुर्घटना में भारत का एजेंसी जो है रॉ, उसका हाथ है। भारत का कोई भी नागरिक नेपाल टूरिज्म करने यानी घूमने फिरने के लिए नहीं जाएगा। मनमोहन सिंह के लिए तो एक भी इवेंट नहीं ऑर्गेनाइज किया इन्होंने। 5,000 से 10,000 दलित आदिवासी पिछड़े समाज के लोगों ने बुद्ध धर्म को अपनाया था। उन सभी दलित परिवारों का वो शुद्धिकरण करेंगे जो हिंदू धर्म छोड़ करके बुद्धिज्म को अपनाए हैं। 2 तारीख को गांधी जयंती के दिन जन सुराज के ऑफिशियल स्थापना की घोषणा होने के बाद उसके पहले वर्किंग प्रेसिडेंट मनोज भारती सोशल मीडिया से लेकर के, मीडिया से लेकर हर जगह पे ट्रेंड में है, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर है कौन ये मनोज भारती। कुछ बात उनके बारे में कुछ बातें लोगों को पता है जो मीडिया में चल रहा है। आज हम आपको न्यूज हंटर पर मनोज भारती के बारे में 10 नॉन और 10 अननोन फैक्ट्स के बारे में बताएंगे आपको। सबसे पहला फैक्ट तो यही है कि मनोज भारती का नाम, पूरा नाम मनोज कुमार भारती है, जो ऑफिशियल है। तो इस तरह के बहुत सारे फैक्ट हैं। कांधार का जब अपहरण हुआ था हिंदुस्तान के अंदर, उसके साथ इनका क्या रिश्ता है? नेपाल राजघराने की जब हत्या हुई थी पूरे परिवार की, तब उनके साथ इनका क्या संबंध है? जीतन राम मांझी के साथ क्या संबंध है? कांशीराम के साथ क्या संबंध है? ऐसे बहुत सारे एक्साइटिंग चीजें हैं इनके लाइफ में। इनको क्या पसंद है, गोल्फ क्यों पसंद है, जो लोगों को बहुत कम पता है। और उसके साथ साथ हम कुछ नॉन चीजें भी बताएंगे। तो शुरू करते हैं 10 नॉन और 10 अननोन से। पहला नॉन फैक्टर, सब लोग ये कह रहे हैं, प्रशांत किशोर ने भी कहा कि ये आईआईटी से पढ़े हुए हैं। सही बात है, आईआईटी से पढ़े हुए हैं, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा है कि ये पीएचडी भी किए हुए हैं। और पीएचडी जॉब करते हुए इन्होंने किया था। जब ये यूक्रेन में एम्बेसडर थे, तब इन्होंने वहां की यूक्रेन के अंदर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है, जो कि जेपोजेजिया यानी कि यूक्रेन में के अंदर स्थित है, वहां से इन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की है। ये बहुत कम लोगों को पता है। दूसरा नॉन फैक्ट ये है कि ये एक आईएफएस ऑफिसर, आईएफएस का मतलब इंडियन फॉरेस्ट नहीं बल्कि इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर हैं, राजदूत रहे हैं, एम्बेसडर रहे हैं अलग अलग देशों में। अननोन फैक्ट ये है कि ये राजदूत के अलावा हिंदुस्तान के विदेश मंत्रालय के अंदर रिक्रूटमेंट जो डिपार्टमेंट होता है, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट होता है, उसमें सचिव तक के पोस्ट पे रहे हैं जून 2019 से 2021 के दौरान। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के डिपार्टमेंट भी ये लंबे समय तक काम किया, अच्छा खासा काम किया इन्होंने। टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी के ऊपर भी इनका अच्छा खासा काम है, उस डिपार्टमेंट में भी रहे हैं ये। तो सिर्फ ये एम्बेसडर नहीं रहे हैं, सिर्फ ये राजदूत, विदेशी राजदूत नहीं रहे हैं भारत के दूतावास में। अब थर्ड नॉन फैक्टर कि ये आईएफएस ऑफिसर हैं। इंडोनेशिया के अंदर, यूक्रेन के अंदर, बेलारूस के अंदर और तिमोर के अंदर थे। 4-5 देशों का नाम चल रहा है, लेकिन इन 4-5 देशों के नाम में नेपाल का नाम मिसिंग है। नेपाल का नाम मिसिंग है, लेकिन ये नेपाल के टाइम पे बहुत ही क्रूशियल फेज में ये वहाँ के राजदूत थे, भारत के राजदूत थे, नेपाल के अंदर एम्बेसडर थे। और इनके कार्यकाल के दौरान, जब ये 1999 से लेकर के 2002 तक वहाँ के एम्बेसडर हुआ करते थे नेपाल के, तब 2 महत्वपूर्ण घटनाएं नेपाल में घटी और उन दोनों को इन्होंने ही हैंडल किया था। वो उन 2 घटनाओं का महत्व दुनिया के इतिहास में है, सिर्फ हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं है। पहली घटना है कांधार में का जो अपहरण हुआ था, जो इंडियन एयरलाइंस का विमान अपहरण नेपाल से उड़ करके कांधार पहुंचा था और अपहरण हुआ था। और दूसरी घटना है नेपाल के राज परिवार के सभी सदस्यों का एक साथ हत्या कर देना। और ये दोनों समय में ये वहां पे एम्बेसडर थे और हैंडल किया था। इसको थोड़ा सा डिटेल से समझिए। नॉन फैक्टर तो ये है कि ये 4-5 जगहों के थे। अननोन फैक्टर ये कि नेपाल के भी थे। अब नेपाल में सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग जो इवेंट हुआ था या फिर जो घटना घटी थी, दुर्घटना घटी थी इनके कार्यकाल के दौरान, वो था रॉयल फैमिली की हत्या। जब 2001 में जो राज परिवार था, दीपेंद्र
जो उनके बेटे थे, जो राजा बनने वाले थे, उन्होंने ही अपने पिता से लेके, बहन से लेके, माँ से लेके सबकी हत्या कर दी थी। और उस पूरे घटना में नेपाल की तरफ से, हिंदुस्तान की तरफ से, पूरी दुनिया की तरफ से बहुत सारे थियरीज गढ़े गए और उन बहुत सारे थियरीज में से दो महत्वपूर्ण थियरीज थे और उस दो महत्वपूर्ण थियरीज में से एक महत्वपूर्ण थियरी ये था, और जो वहाँ के प्रधानमंत्री नेपाल के हैं पुष्प कमल दहल प्रचंडा, उन्होंने तो पब्लिकली ये घोषणा कर दिया था कि इस पूरे घटना में, उस दुर्घटना में भारत का एजेंसी जो है रॉ, उसका हाथ है और उस सिचुएशन में इन्होंने हैंडल किया था उसको। कहा यह जाता है कि, माना यह जाता है कि जो वहाँ के राजा थे नेपाल के, उनके बेटे दीपेंद्र का लव अफेयर था देवयानी राणा के साथ। देवयानी राणा जो ग्वालियर का राजघराना है हिंदुस्तान का, उनकी बेटी थी। और आजकल अर्जुन सिंह जो अब नहीं रहे, जो पूर्व शिक्षा मंत्री भारत सरकार के थे, उनके पोते से उनकी शादी हुई है। इन दोनों के बीच में, यानी देवयानी राणा और नेपाल के जो राजकुमार थे, उनके बीच में संबंध था और दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन जो राजघराना था नेपाल का वो तैयार नहीं हुआ और उसी कारण से दीपेंद्र को भड़काया गया। और इसके पीछे, इस पूरे लव स्टोरी की आपने एक फिल्म भी देखी होगी, कैसे हिंदुस्तान से एक लड़की जाती है पाकिस्तान, वो जो वहाँ पे आर्मी चीफ है उनके घर में ही घुस जाती है, लव होता है, फेयर होता है और फिर सब कुछ होता है। तो उसी तरह का है कि देवयानी राणा को प्लांट किया गया था दीपेंद्र के साथ लव अफेयर करने के बाद किसी तरह से वहाँ पे हत्या हो उनका। ये एक थियरी चला, बहुत लंबे समय तक थियरी चला। हालांकि इसके बरक्स में और भी थियरीज हैं, लेकिन उस सिचुएशन में एम्बेसडर रहते हुए नेपाल में इन्होंने सारी चीज़ों को हैंडल किया। हिंदुस्तान और नेपाल के बीच जो संबंध है उसको बनाए रखा। दूसरा इंपॉर्टेंट इवेंट इनके कार्यकाल में हुआ था जब कांधार में 24 दिसंबर 1999 को नेपाल से उड़ी थी विमान इंडियन एयरलाइंस की, और हिंदुस्तान होते हुए वो हाईजैक होकर के कांधार चली गई थी, अफगानिस्तान चली गई थी। उस पूरे प्रोसेस के दौरान यही वहाँ के एम्बेसडर थे नेपाल के। उस पूरे प्रोसेस में आप सोचिए कि इनका सक्सेस ये है कि भारत सरकार ने, यानी कि इनके नेतृत्व में भारत सरकार ने, एम्बेसडर रहते थे ये, भारत सरकार ने ये मांग किया नेपाल सरकार से कि जिस एयरपोर्ट से वो विमान उड़ा था उस एयरपोर्ट का पूरा सिक्योरिटी हिंदुस्तान के हाथों में दिया जाए, अदरवाइज इस तरह की घटनाएं घटती रहेगी। हालांकि वहाँ के उस समय के प्रधानमंत्री ने खुलेआम ये बोल दिया था कि ये कौन सी बड़ी बात है, बहुत आसान है एयरप्लेन को हाईजैक कर लेना, जिसके बाद उनका बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था और उसके बाद हिंदुस्तान सरकार ने डिमांड किया था कि पूरा सिक्योरिटी आप दीजिए। नेपाल सरकार ने कहा कि हमारी सॉवरेनिटी के ऊपर खतरा है, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, आप हमारे देश में आकर के सिक्योरिटी आप चलाएंगे हमारे देश का किसी भी एक एयरपोर्ट का। तब भारत सरकार ने फैसला लिया था कि भारत का कोई भी नागरिक नेपाल टूरिज्म करने, यानी घूमने फिरने के लिए नहीं जाएगा। टूरिज्म नेपाल के लिए बहुत बड़ा कह सकते हैं इकोनॉमी का बूस्ट है। हिंदुस्तान दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है जनसंख्या के मामले में, यहाँ से बहुत लोग नेपाल जाते हैं घूमने के लिए, तो उनकी इकोनॉमी बहुत अफेक्ट हुई क्योंकि वहाँ के टूरिज्म अफेक्ट हुआ भारत सरकार के इस डिसीजन से कि भारत के लोग वहाँ घूमने नहीं जाएंगे। उसके बाद नेपाल सरकार को झुकना पड़ा और फिर पूरी सिक्योरिटी तो नहीं, लेकिन उस एयरपोर्ट के अंदर डबल सिक्योरिटी बनाया गया। एक सिक्योरिटी पाकिस्तान उनका होता था, जो नेपाल सरकार का सिक्योरिटी होता था, और दूसरी सिक्योरिटी सिस्टम होती थी हिंदुस्तान सरकार की, यानी कि दोनों सरकार की वहाँ पे होती थी। भारत सरकार का ये आरोप था कि वहाँ से विमान अपहरण इसलिए हुआ क्योंकि नेपाल सरकार ने बहुत ढिलाई दे दिया था पाकिस्तान के लोगों को वहाँ पे, ISI को वहाँ पे अपना बेस बना करके एक्टिविटीज करने के लिए। तो ये एक बड़ा सक्सेस था कि किसी दूसरे देश के एयरपोर्ट के अंदर सिक्योरिटी का डबल सिक्योरिटी बना करके, और उसमें किसी दूसरे देश का सिक्योरिटी यानी कि हिंदुस्तान का सिक्योरिटी सिस्टम वहाँ पे जाकर के काम करने लगा, वहाँ पे सिक्योरिटी रखने लगा उनका अपना। मतलब आप अगर नेपाल के इस एयरपोर्ट पे जाएंगे, उस समय जाते तो एक सिक्योरिटी चेक करने वाला हिंदुस्तान का मिलता, फिर आगे जाएंगे तो नेपाल वाला भी मिलेगा, यानी कि सिंगल नहीं डबल रहता था। तो ये दो बड़े सक्सेस मुझे लगता है पूरे इनके एडमिनिस्ट्रेटिव कैरियर के, एक फॉरेन ऑफिसर के कैरियर का दो सबसे बड़ा इनका सक्सेस ये दो माना जाना चाहिए, कांधार अपहरण और रॉयल फैमिली के साथ जो पूरा डिस्प्यूट हुआ था। अब आ जाते हैं चौथे नंबर पे। चौथे नंबर पे नॉन फैक्ट ये है कि ये पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा साइलेंट रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनका किसी एक पार्टी के साथ कोई संबंध नहीं रहा है, ये सिर्फ एक एम्बेसडर रहे हैं। अननोन फैक्ट ये है कि ये कई बार, और ये जो फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ ये उन लोगों को खुश कर देगा जो हमेशा इस फिराक में रहते हैं कि प्रशांत किशोर और बीजेपी के बीच में कुछ संबंध है, प्रशांत किशोर बीजेपी का बी टीम है,
और वो पॉइंट ये है कि ये जो व्यक्ति हैं मनोज कुमार भारती, ये मोदी के लिए भी और 2002 में वाजपेयी जी के लिए भी विदेशों की धरती पर जहाँ पे भी एम्बेसडर होते थे वहाँ पे इनके लिए इवेंट ऑर्गेनाइज करते थे। अभी इंडोनेशिया में करा चुके हैं, वहाँ छोड़िए प्रधानमंत्री छोड़िए, अजीत डोभाल जो सिक्योरिटी इंचार्ज हैं उनके लिए भी इवेंट वहाँ पे ऑर्गेनाइज करते थे। तो बीजेपी के साथ इनका बढ़िया संबंध है। आप ये कह सकते हैं कि मनमोहन सिंह के लिए तो एक भी इवेंट नहीं ऑर्गेनाइज किया इन्होंने, सिर्फ वाजपेयी जी के लिए और मोदी जी के लिए क्यों इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है वहाँ पे, इससे वो खुश हो सकते हैं। अब पांचवें अननोन फैक्ट, नॉन और अननोन फैक्ट पे आ जाइए। पांचवा नॉन फैक्ट ये है कि ये नेतरहाट स्कूल से पढ़ाई किए हैं और प्रशांत किशोर ने भी ये कहा, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा। आप इनके लिंक्डइन अकाउंट पे जाइएगा तो इन्होंने खुद लिखा है कि ये नेतरहाट स्कूल से पढ़े हैं और ये गुरुकुल सिस्टम के आधार पर ये नेतरहाट स्कूल चलता है। अब हमें तो नहीं लगता है कि नेतरहाट स्कूल का गुरुकुल से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इनको लगता है। तो इससे जो प्रशांत और बीजेपी के बीच में संबंध ढूंढ रहे हैं वो ये कह सकते हैं कि देखो इस व्यक्ति का भी मेंटलिटी जो है वो गुरुकुल और पुराना इतिहास, पुराना संस्कृति, हिंदुत्व और ये सब चीज़ों के साथ कहीं ना कहीं सॉफ्ट हिंदुत्व के साथ मैच कर रहा है और प्रशांत किशोर ऐसे व्यक्ति को चुने हैं। इन्होंने खुद ये डिक्लेयर किया है कि नेतरहाट गुरुकुल सिस्टम के अकॉर्डिंग चलता है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पढ़ाई होती है, जबकि ऐसा है नहीं। अब आ जाइए छठे, और ये पॉइंट भी आपको प्रशांत और उनके बीच में संबंध को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। एक और आपके लिए खुशखबरी है जो बीजेपी और प्रशांत के बीच में संबंध को देखते हैं कि ये जब एम्बेसडर थे तो ये योगा का बहुत सारा इवेंट ऑर्गेनाइज किए जहाँ जहाँ पे भी रहे ये, और बहुत प्रमोट किया उन्होंने, खास करके इंडोनेशियन कंट्री में बहुत प्रमोट किया इन्होंने योगा को। तो इनके बहुत सारे वीडियो भी आपको मिल जाएंगे उससे संबंधित है। तो ये एक और फैक्ट जो आपको बीजेपी के करीब इनके संबंधों के बीच में आपको एक रिलेशन दिखा सकता है। अब आ जाइए सातवें नंबर पे। सातवें नंबर में फैक्ट ये है कि सब लोग कह रहे हैं कि इनको बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान है, संस्कृत का भी ज्ञान है, हिंदी का भी है, पर्शियन का भी है, रशियन का भी, बहुत सारे भाषाओं का, जहाँ भी जिस विदेश में जाते थे ये वहाँ की भाषा सीख लेते थे। अननोन फैक्ट ये है कि जब ये तेहरान में थे तब ये वहाँ पे लोकल कोर्स किए हैं, नौकरी करते हुए पढ़ाई की और डिस्टिंक्शन मार्क्स के साथ इन्होंने वो कोर्स पास किया था लैंग्वेज की पढ़ाई का। उसके बाद फिर अब आ जाइए आठवें नंबर पे। आठवें नंबर में नॉन फैक्ट ये है कि ये पढ़े लिखे हैं। प्रशांत किशोर कहते हैं आईआईटी से पढ़े, यहाँ से पढ़े, आईएएस सब बने, सब कुछ बने। अननोन फैक्ट ये है कि ये 99 नोट्स इस नाम से एक क्लासेस चलता है, उसमें ये पढ़ाते भी हैं और इनके फाउंडिंग मेंबर में से एक है। इनके आपको बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे जहाँ पे यूपीएससी के स्टूडेंट्स का ये क्लासेस ले रहे हैं। 9वें नंबर पे नॉन फैक्टर ये है कि ये जो फेमस आईपीएस ऑफिसर हुआ करते थे, दलित आईपीएस ऑफिसर हुआ करते थे बिहार के, जो आईजी तक बने बिहार में, मैकू राम उनके बेटे हैं। हालांकि ये अननोन भी है, बहुत कुछ लोगों को नहीं पता है, लेकिन हम इसको नॉन ही मान लेते हैं। लेकिन उसके बावजूद अननोन फैक्ट इसमें यह है कि जो आपके मैकू राम है और आज के डेट में जो कुणाल किशोर हैं, जो आपके हनुमान मंदिर ट्रस्ट के जो चेयरमैन हैं, उनके बीच में 36 का आंकड़ा आज का नहीं है, बहुत पुराना 36 का आंकड़ा है। और मैकू राम के जीवन को समझने के लिए आपको एक दूसरे वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो में उनको समेटना संभव नहीं है। उनका अपना एक व्यक्तित्व है, उनके ऊपर किताबें लिखी गई है, सब कुछ है। लेकिन इतना समझ लीजिए कि जिस तरह से संभावना है कि कुणाल किशोर या फिर उनके पुतहू या फिर उनके बेटे या फिर जिसके बीच में और जन सुराज के बीच में आपके जो मनोज भारती इनके बीच में एक पॉलिटिकल बैटल होने वाला है, वही बैटल पहले हो चुका है इनके पिता मनोज कुमार भारती के पिता और कुणाल किशोर के बीच में 1993 में। कहते हैं कि गांधी मैदान में कुछ लोग जगह पे आपको 5,000 मिलेगा, कुछ जगह पे 10,000 क्लेम किया जाता है। 10,000 से 5,000 से 10,000 दलित आदिवासी पिछड़े समाज के लोगों ने बुद्ध धर्म को अपनाया था एक साथ, और उसके खिलाफ प्रचार किया था किसी और ने नहीं बल्कि कुणाल किशोर ने। उन्होंने यहाँ तक घोषणा कर दिया था कि अगले साल यानी कि 1994 के जन्माष्टमी में उन सभी दलित परिवारों का वो शुद्धिकरण करेंगे जो हिंदू धर्म छोड़ करके बुद्धिज्म को अपनाए हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने यहाँ तक घोषणा कर दिया या क्लेम कर दिया
कि भगवान बुद्ध भी जाति प्रथा को मानते थे, इसलिए जाति प्रथा बुरा नहीं है। ये कुणाल किशोर हैं 1993 में, और इसका पूरा एविडेंस है, आर्टिकल पड़ा हुआ है। अब आ जाइए आखिरी उसके ऊपर। आखिरी फैक्ट ये है कि प्रशांत किशोर ने भी कहा, हालांकि ये दलित समाज को इसको लेना चाहिए, प्रशांत किशोर ने कहा कि ये दलित हैं लेकिन प्रशांत किशोर से भी ज़्यादा जानकार हैं। मतलब दलित हैं लेकिन, ये शब्द पे कोई ध्यान नहीं दिया लेकिन देना चाहिए कि दलित हैं लेकिन प्रशांत किशोर से भी सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं या जानकार हैं या समझदार हैं। ये लेकिन लगाने का क्या मतलब बनता है? तो फैक्ट ये है कि ये दलित हैं। अननोन फैक्ट ये है कि इनके पिता जो थे वो, उन्हें कहा जाता था कि बिहार के वो कांसीराम हैं। वो बहुत बड़ा कल्ट हुआ करते थे उस दौर में, और अभी जीतन राम मांझी के साथ भी बड़ा गहरा संबंध है इनका, क्योंकि इनके पिता SC ST का जो ऑफिसर होता है उनके ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर हैं ये। और जब जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने थे बिहार के, तो सारे दलित या जितने भी पिछड़े ऑफिसर्स थे, IPS ऑफिसर, उन सबका एक अलग मीटिंग लिए थे। उसके बाद उनकी बहुत आलोचना हुई थी। तो कहीं ना कहीं जो इनके पिता ने जिसका आगाज किया था आज से 50 साल 40 साल पहले, उसका कनेक्शन आज की राजनीति में भी इनके जनसुराज में आने से पहले भी जुड़ा हुआ है। ये आज भले ही फॉर्मली पॉलिटिक्स ज्वाइन किए हों, लेकिन इनके और इनके परिवार का राजनीति के साथ बहुत गहरा संबंध है। इलेक्ट्रल राजनीति ना हो, लेकिन किसी न किसी तरह की राजनीति के साथ गहरा संबंध है। मैकू राम के ऊपर हम आपको एक अलग से वीडियो बताएंगे, दिखाएंगे, सुनाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको बने रहना पड़ेगा न्यूज़ हंटर के साथ। बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।